नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। क्या अच्छे दिन लौट आए हैं? दरअसल बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को देश में बेहतर बनते आर्थिक माहौल का आईना बताया जा रहा है, जिसके मुताबिक आर्थिक विकास दर दहाई के आंकड़े को छूने को बेताब है। महंगाई दर आंकड़ों में कम है, जबकि कृषि क्षेत्र में विकास दर में कमी का अनुमान है। बजट की दिशा तय करने वाली आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सब्सिडी को लेकर भी स्पष्ट है, जिसमें खाद और फ्यूल सब्सिडी से गरीबों को मिलने वाली राहत पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि इसमें गरीबों के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है। देश की आर्थिक सेहत के लिए इन आंकड़ों के मायने क्या हैं? आम लोगों की अपेक्षाओं पर हमारी आर्थिक दिशा कितनी सही है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारी खास पेशकश बजट 360 डिग्री में। और आर्थिक सर्वे पर लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कानपुर से होंगे अर्थशास्त्री डॉक्टर साधना सिंह, वाराणसी से प्रोफेसर अनूप मिश्रा होंगे लाइव। इन पर हम रुख करेंगे, जाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली कल अपना पहला फुल फ्लेज बजट पेश करेंगे और जेटली के इस बजट से मिडिल क्लास को खासी उम्मीदें होंगी, काफी उम्मीदें होंगी। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री मिडिल क्लास को खुश करने वाली कई घोषणाएं कर सकते हैं। मिडिल क्लास को वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता दिलाने में मिडिल क्लास का बड़ा हाथ था। महंगाई के बोझ तले नौकरी पेशा वर्ग इस बजट में राहत की उम्मीद कर रहा है। जी बिजनेस को मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री इस बार मध्यम वर्ग को खुश कर सकते हैं। सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निवेश पर टैक्स छूट सीमा 50,000 रूपए बढ़ा सकते हैं, यानी 80C के तहत निवेश पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री सेक्शन 80C के अलावा एक अलग सेक्शन का प्रावधान भी कर सकते हैं, जिसके तहत 25 से 50,000 रूपए तक के निवेश का दूसरा विकल्प दिया जा सकता है। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड जुटाना हो सकता है। बजट में पहली बार घर खरीदने वालों को 80EE के तहत मिलने वाली टैक्स छूट जारी रह सकती है। 80EE के तहत होम लोन के ब्याज पर 1 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट मिल सकती है, जिसे 2 साल में क्लेम किया जा सकता है। ये छूट होम लोन के ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट के अतिरिक्त होती है। साथ ही वित्त मंत्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए LTA पर हर साल टैक्स छूट का प्रावधान भी कर सकते हैं। अभी 2 साल में एक बार LTA पर टैक्स छूट का प्रावधान है। बजट में इनकम टैक्स छूट लिमिट बढ़ाने की उम्मीद कम है। पिछली बार बजट में सरकार ने इनकम टैक्स छूट सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया था। बजट में डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स घटाया जा सकता है। इससे रिटेल इन्वेस्टर को फायदा होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की समय सीमा 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की जा सकती है। अगर बजट में टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी जाती है, तो 5 लाख रुपए की सैलरी पाने वाले को टैक्स में कम से कम 5,000 रूपए का फायदा होगा, जबकि 10 लाख रुपए की आमदनी वालों को 10,000 रूपए का फायदा मिल सकता है। वित्त मंत्री इन उपायों से मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कानपुर से डॉक्टर साधना सिंह अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ ही वाराणसी से जुड़े हुए प्रोफेसर अनूप मिश्रा। आप दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। हम साधना जी आपसे पहले रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि संकेतों के आधार पर कहा जा सकता है कि बजट में सब्सिडी घटेगी और सुधारों पर कड़े फैसले हो सकते हैं, यानी साफ है कि सरकार अब सख्त रास्ते पर निकल पड़ी है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सरकार जिस समय ये बजट पेश होने जा रहा है, सरकार एक बहुत अच्छी स्थिति में है। अंग्रेजी में से कहा जा रहा है कि वी आर इन ए स्वीट स्पॉट। एक बड़े मैंडेट के साथ सरकार सत्ता में आई है। स्फीति को नियंत्रित करने में काफी सफल रही है। करंट अकाउंट गैप जो है वो हमारा कम हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि ऑयल प्राइसेस गिर गए हैं। फिस्कल डेफिसिट भी हमारा ऐसी लिमिट्स में है जिसको कि मैनेज किया जा सकता है।
तो कुल मिलाकर के आर्थिक सुधारों की राह पर स्थायी तौर पर कुछ बड़े परिवर्तन करने के लिए ये बड़ी मुफीद स्थिति है सरकार के लिए। तो मैं ये अपेक्षा कर रही हूं कि जिसे आप ये कह रहे हैं कि आर्थिक सुधारों के कड़े कदम उठाने जा रही है, मैं इसे बेहतर तरीके से कहना चाहूंगी कि सरकार आर्थिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए इस बजट में बहुत स्पष्ट नीति और प्रस्ताव लेकर के सामने आएगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आपकी अपेक्षा ये कहती है। अनूप मिश्रा जी का भी हम रुख कर लेते हैं। अनूप जी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी को लेकर भी खुशी की खबर है। पहले अनुमान 7.4% का था और अब कहा जा रहा है कि 2016 में लगभग 8 या 8.5% के आसपास अगले 5 सालों में 10% से ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। क्या आपको यह मुनासिब लग रहा है, मुमकिन लग रहा है? आशुतोष जी, पहली बार ऐसा हुआ कि हम दो अर्थशास्त्रियों की राय एक होने जा रही है। सही मायने में ये जो आर्थिक समीक्षा आई है आज, ये बहुत सालों बाद इतना सकारात्मक माहौल देश में हम अर्थशास्त्रियों ने पहले नहीं देखा। हर बार के आर्थिक समीक्षा जब आती थी बजट के पूर्व, कुछ न कुछ निराशाजनक या कुछ न कुछ चेतावनी भरा या कुछ न कुछ आशंकाओं भरा होता था। पहली बार सरकार ने कहा कि हमारे हालात अच्छे हैं, जो अर्थशास्त्रिक दृष्टि से बहुत अच्छी बात है। 8% का विकास दर और उससे भी ज्यादा डबल डिजिट तक जाना, यानी 10% तक की आकांक्षा रखना बहुत बड़ी बात है, जो इसका स्वागत होना चाहिए। नंबर 2, महंगाई दर में 6% तक की कमी होना। और तीसरे महत्वपूर्ण बात जो इस समीक्षा में निकल के आई है वो है कि कृषि को 4% तक विकास दर की गति से आगे बढ़ाने की आकांक्षा रखना। ये तीनों मिला के ऐसा लग रहा है कि सरकार सर्वांगीण विकास करने की दिशा में आगे बढ़ने जा रही है और ये विकास दर रोजगार को सृजित करने जा रही है और निश्चित रूप से निवेश आकर्षित करने के लिए कल हम देखेंगे बजट में एक नया प्रावधान होगा, जिसे निश्चित रूप पर विदेशी निवेश के साथ साथ इस देश के जो प्राइवेट सेक्टर के निवेशकर्ता हैं उनको ऐसी सुविधा सरकार देने जा रही है कि निवेश आकर्षित होगा, लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है। और सही मायने में अर्थशास्त्र के लिए खुशखबरी की बात है कि सब कुछ ठीक दिख रहा है, विकास दर के मायने में भी, महंगाई दर के पैमाने पर भी, साथ साथ कृषि के स्तर पर भी। यानी कि हम मोटा मोटी अनूप जी हम ये समझ लें कि आर्थिक सर्वेक्षण में देश में बनते जो आर्थिक माहौल का वो हम कह सकते हैं कि अब असर नजर आने लगा है, वो असर दिख रहा है आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए। बिल्कुल 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 स्पष्ट तौर पर नजर आने लगा है। और यकीन मानिए बहुत ही बड़ा बोल्ड और बहुत रिफॉर्मिस्ट बजट आने जा रहा है, जैसे साधना जी ने कहा मध्यम वर्ग को तो लाभ होगा ही, निश्चित रूप से गरीबों को सब्सिडी में कमी हम नहीं देख रहे हैं कि आज सरकार के प्रधानमंत्री के भाषण से स्पष्ट है कि गरीबों की किसी योजना में कटौती नहीं करने जा रही है, सोशल सेक्टर की किसी योजना में कटौती नहीं करने जा रही। इतना जरूर है कि निवेश का दिशा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, सब्सिडी पर तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लग रहा है ऐसा कि सब्सिडी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इससे गरीबों को बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है, उल्टा जो है सरकार पर बोझ काफी बढ़ रहा है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये सही है, समीक्षा ये कहता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो योजनाओं गरीबों के लिए उसको हम कतई बंद नहीं करने वाले हैं। ये प्रधानमंत्री का संकेत आज का हम देख रहे हैं। गरीबों की कोई योजना बंद नहीं होगी, सब्सिडी की दिशा को बदला जाएगा, ट्रांसपेरेंट बनाया जाएगा। आपको याद होगा कि 3 चीज, आधार, मोबाइल और जन धन बैंक की योजना, ये तीनों को जोड़कर सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में गरीबों के खाते में पहुंचाने की योजना है, जिसका स्वागत करना चाहिए। जी चलिए हम साधना जी का रुख कर लेते हैं। साधना जी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब क्या मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए पूरा जोर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही होगा, ऐसा हम मानकर चलें? मैं पूरा जोर तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये मानती हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और पिछले 1 दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था जॉबलेस ग्रोथ की समस्या से जूझ रही है। एक ओर आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर पर्याप्त रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रोजगार आएंगे कहां से, कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर कि रोजगार के सृजन की संभावनाएं हम पैदा कर सकते हैं। इस लिहाज से मैन्युफैक्चरिंग का महत्व बढ़ जाता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कितना रोजगार सृजित करेगी ये स्वयं कई बातों पर निर्भर करेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने निवेश के लिए कैसा माहौल क्रिएट किया हुआ है। एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की देश को जरूरत है। उस प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के लिए हमें फिस्कल स्टिमुलस भी देना पड़ेगा, हमें मॉनेटरी स्टिमुलस भी देना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि ये बजट एक ऐसा बजट होगा जो कि निवेश की गति को बढ़ाने, बचत की गति को बढ़ाने और विशेषकर पर जो आपके एमएसएमईज हैं, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, क्योंकि लगातार सरकार जो है मेक इन इंडिया की बात कर रही है,
मेक इन इंडिया तभी संभव होगा जबकि हम अपने छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्योगों की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएंगे, उनमें विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं पैदा करेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये ऑब्जर्व करना कि सरकार एमएसएमई सेक्टर के लिए किस प्रकार की घोषणाएं करने जा रही है। एक ऐसी निवेश नीति जो कि एक और विकास को प्रोत्साहित करे और दूसरी ओर रोजगार का सृजन करे। निवेश नीति के बारे में सरकार क्या घोषणाएं करने जा रही है और इसके साथ ही साथ सरकार आर्थिक सुधारों, राजकोषीय सुधारों के बारे में कितना आगे बढ़ती है, कितना आगे बढ़ने की हिम्मत दिखाती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा ऑब्जर्व करना। कल का दिन हमारे लिए एक बहुत बेहद खास होगा, बेहद बड़ा होगा निश्चित तौर पर। चलिए, जो इकोनॉमिक सर्वे है वो देश को खुश करने वाला तो है। अब कल देखकर निकलकर हम सामने जो आएगा कि बजट क्या कुछ कहता है, देशवासियों को खुश कर पाता है, ये बेहद जो है वो दिलचस्प बातें होंगी। कि सरकार ने जो इकोनॉमी सर्वे के जरिए अच्छे दिनों का भरोसा दिया है, इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी ग्रोथ के डबल डिजिट में आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मोदी सरकार ने बजट से पहले अर्थव्यवस्था की गुलाबी तस्वीर पेश की है। इकोनॉमिक सर्वे से साफ हो गया है कि सरकार बिग बैंग रिफॉर्म्स के लिए तैयार है और बजट में इसकी झलक देखने को मिल सकती है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5% के बीच रहने की उम्मीद जताई है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में वित्तीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर लेगी, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए। इसके अलावा अगले वित्त वर्ष में करंट अकाउंट डेफिसिट में भी 1% गिरावट की उम्मीद जताई गई है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक महंगाई दर में गिरावट के चलते ब्याज दरों में कटौती करने की पूरी गुंजाइश है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में महंगाई दर 5 से 5.5% के बीच रह सकती है। इकोनॉमिक सर्वे में बड़े स्तर पर रिफॉर्म्स की बात कही गई है। इसके अलावा पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे में सब्सिडी में कटौती की तरफ भी इशारा किया गया है, यानी वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए जमीन तैयार कर ली है और सरकार भी कह रही है कि बजट में कुछ नया देखने को मिल सकता है। देखिए, कल रेल बजट आपके सामने आ गया है, वो तो सामने आ गया है और इकोनॉमिक सर्वे के लिए बात बस मात्र 24 घंटे का इंतजार कर लीजिएगा। 24 घंटे बाद आपके सामने एक अच्छी झांकी आने वाली है। लेकिन विपक्ष इकोनॉमिक सर्वे को आंकड़ों की जादूगरी बता रहा है। इस तरह के आंकड़े, इस तरह का प्रचार श्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी किया गया था। जो इकोनॉमिक पावर है वो कुछ हाथों में कंसंट्रेट हो गई है, सरकार उसको भी सफलता मानती है। तो जैसा कि सेब और नारंगी का आप तुलना नहीं कर सकते हो, वैसे जो आंकड़े इस रिपोर्ट में दिए गए हैं उसका तुलना किसी और रिपोर्ट से नहीं हो सकता है। तो ये एक नई सीरीज इन्होंने शुरू की है और इनको हमें दिखाना पड़ेगा कि इस नए आधार पर जो पुराने आंकड़े थे वो कैसे बदले हैं। इकोनॉमिक सर्वे में स्थिरता सरकार के पक्ष में दिखाई दे रही है। ऐसे में वित्त मंत्री के पास बजट में बड़े रिफॉर्म्स करने और कड़े कदम उठाने का पूरा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। या तो इकोनॉमिक सर्वे में बजट के लिए कई अनुमान छुपे हुए हैं और सर्वे पर नजर डालें तो वित्त मंत्री कल अपने बजट में कई ऐलान कर सकते हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के जरिए बजट की तस्वीर भी साफ हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट में बड़े रिफॉर्म्स के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बड़े ऐलान कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष में रिटेल महंगाई दर 5 से 5.5% के बीच रहने की उम्मीद जताई गई है, यानी ब्याज दरों में कटौती के लिए जमीन तैयार हो रही है। यही नहीं, बजट में भी होम लोन और कृषि लोन पर स्कीम का ऐलान हो सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में गोल्ड इंपोर्ट काबू में रहने की उम्मीद जताई गई है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से घटाकर 6% तक कर सकते हैं। इससे गोल्ड ज्वेलरी खरीदना सस्ता हो जाएगा। सर्वे में सब्सिडी रिफॉर्म पर भी जोर दिया गया है। बजट में वित्त मंत्री सब्सिडी में कटौती के उपाय कर सकते हैं, यानी सब्सिडी उन्हीं को मिले जिन्हें जरूरत है। एलपीजी सब्सिडी को इनकम से जोड़ा जा सकता है। यूरिया सब्सिडी पर भी असर पड़ सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में कृषि सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए रिटेल एफडीआई में सुधार की सिफारिश की गई है। हालांकि बीजेपी मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की विरोधी रही है, लेकिन वित्त मंत्री रिटेल सेक्टर में कुछ हद तक विदेशी निवेश की छूट दे सकते हैं। सर्वे में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी जारी है। बजट में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जुटाने की घोषणा हो सकती है।
और वित्त मंत्री फंड के लिए टैक्स छूट वाले बॉन्ड की घोषणा कर सकते हैं। इससे निवेशकों को सुरक्षित निवेश करने का मौका मिल सकता है। इकोनॉमिक सर्वे में जनधन योजना, आधार नंबर पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री इन्हें मोबाइल नंबर से जोड़ने की भी घोषणा कर सकते हैं और उनकी कोशिश तीनों को मिलाकर हर गरीब के आंसू पोंछने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए एक बार फिर से सादा सिंह जी का हम रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक्स जो जुड़ी हुई हैं। सादा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि आपकी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या कहती है, कैसा होगा ये बजट? क्या आम लोगों को कुछ सौगातें मिलेंगी? देखिए, दो चीजों को हमें मद्देनजर रखना चाहिए जबकि हम बजट के बारे में कोई पूर्वानुमान लगा रहे हैं। जी। पहली चीज जो है कि जो अभी कल रेलवे बजट पेश हुआ है उससे काफी कुछ ये समझ में आता है कि सरकार किस प्रकार का एनुअल बजट पेश करने जा रही है। रेलवे बजट में भी सरकार लोक लुभावन योजनाएं और घिसे पिटे फॉर्मूले से बचती नजर आई है। मसलन नई रेलों की घोषणा नहीं की गई और बहुत सारी ऐसी घोषणाएं नहीं की गई जो कि रेलवे बजट का अमूमन हिस्सा मानी जाती थी। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि जो हमारा एनुअल बजट है इसमें भी सरकार सतही किस्म की घोषणाएं करने से बचेगी, परहेज करेगी और इसका मैं स्वागत करती हूं। मैं ये मानती हूं कि बजट जो है इट इज मोर अबाउट द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये सरकार की मंशा को जाहिर करने वाला होना चाहिए और सरकार की मंशा ये है कि वो विकास की दर को गति देना चाहती है, निवेश को गति देना चाहती है, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना चाहती है, ग्रोथ को प्रमोट करना चाहती है, जॉब क्रिएशन के बारे में चिंता कर रही है, युवाओं के बारे में चिंता कर रही है, सोशल सेक्टर में जो हम खर्च करते हैं उस खर्च के विवेकीकरण के बारे में सोच रही है और सब्सिडीज का सादा जी, यहाँ पर रोकने की कोशिश आपको करेंगे, वक्त की कमी है। अनूप जी का भी हम प्रतिक्रिया ले लेना चाहेंगे। अनूप जी, आपसे संक्षेप में दो प्रश्न एक ही साथ करना चाहेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि टैक्स स्लैब को लेकर क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या कहते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, और साथ ही आपसे हम जानना चाहेंगे कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है उस पर चाइनीज मार्केट का, हैंडीक्राफ्ट की भी हम बात करें, उस पर कब्जा होता चला जा रहा है। क्या सरकार इस ओर भी कुछ ध्यान देगी? हमको लग रहा है आशुतोष जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मध्यम वर्ग के लिए, सैलरीड क्लास के लिए सरकार कुछ घोषणा करने जा रही है क्योंकि मध्यम वर्ग के हाथ में सेविंग की कैपेसिटी आएगी तो वो इन्वेस्टमेंट के काम आएगा। हम लोग जानते हैं कि सेविंग होगा तभी इन्वेस्टमेंट होगा। तो हमारा पहला अपेक्षा है कि मध्यम वर्ग के हिस्से कुछ बचत आने जा रहा है टैक्स के थ्रू। दूसरा, निश्चित रूप से एमएसएमई जो कुटीर और लघु उद्योग है उसके लिए सरकार बड़ी घोषणा करने जा रही है क्योंकि मेक इन इंडिया का जो सबसे बड़ा आधार है वो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग है। तो उस पर सरकार बड़ी घोषणा करने जा रही है। बड़े छोटे उद्योगपतियों को लाभ होगा, उसके लिए नए इंसेंटिव्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स बढ़ेंगे। और तीसरा जो है, जो सरकार जो कह रही है सारा का सारा धन सैलरीड क्लास के लिए, वो विनिर्माण के क्षेत्र के लिए यानी घर खरीदने के लिए टैक्स में छूट और कुछ अन्य इस तरह के सामान खरीदने के लिए छूट देकर मध्यम वर्ग और साथ ही साथ गरीब वर्ग के लिए जो टारगेट ओरिएंटेड सब्सिडी है वो देकर एक बैलेंस्ड और एक स्पष्ट मैसेज है कि सबके आंखों से आंसू पोंछना वो सरकार करने जा रही है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। निश्चित मानिए बजट बहुत बड़ा रिफॉर्म से भरा भी होगा लेकिन गरीबों को राहत देने वाला भी होगा। हम भी इसे इंतजार में हैं और आम जनता भी इसे इंतजार में है कि कल कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हमेशा उम्मीद बहुत होती है लेकिन होता शायद कम ही है। इस बार अगर उम्मीद ज्यादा है तो हो सकता है कि उम्मीद से ज्यादा भी मिल जाए, देखने वाली बात होगी। हम तो उम्मीद बस अच्छे के ही करेंगे।